सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी, ई स्वनिधि योजना का किया शुभारंभ। स्वरोजगार के लिए 11,000 लाभार्थियों को वितरित किया ऋण। सीएम योगी ने 5 कालिदास मार्ग पर लगाया जनता दर्शन। 200 से ज्यादा लोगों की सुनी समस्याएं, फरियादियों से किया न्याय दिलाने का वादा। योगी के मंत्री ने दिखाया सत्ता का रौब, ट्रेन लेट हो रही थी तो प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी कार, विपक्ष ने सरकार को घेरा। कानपुर में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप, हरिद्वार और नरौरा डैम से पानी छोड़े जाने से 11 गांव बाढ़ की चपेट में, राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन मुस्तैद। बांदा में मंदिर से प्राचीन देवी की मूर्ति चोरी, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, स्थानीय लोगों में रोष। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया। उन्हें ई स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल ने कहा कि पीएनबी 10,000 से अधिक शाखाओं में सेवा दे रहा है। बैंकिंग की 12% सेवा पीएनबी दे रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में प्रदेश में 2 लाख से अधिक वेंडर्स को लोन दिया है। वेंडर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पीएनबी यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करेगा। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि भारत स्वर्ण काल में जी रहा है। मोदी योगी देश की प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारतीयों के प्रति विश्व में धारणा बदली है। चंदा मामा अब दूर के नहीं टूर की बात हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर की सीमा दीक्षित, सुनील तिवारी, गोरखपुर शिवम निषाद, रायबरेली अमेठी की आलिया, कन्नौज के अजीत कुमार और जय बोले व महिला स्वयं सहायता समूह को भी लोन का चेक वितरित किया है। व्यावहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है, वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, तो हम सुनते थे, स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर को कुछ जो आवारा लोग जाते थे, पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना आ जाए, पहली बार हुआ। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की और आज 11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले 2 लाख लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। आज 11,000 अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा दी जा रही है। मैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक को, उनके सीईओ को और साथ साथ सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए नगर विकास की सफलतम योजना के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन में आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान 200 से अधिक लोगों ने सीएम योगी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। सीएम योगी ने फरियादियों को न्याय का वादा दिया तो बच्चों को दुलारा पुचकारा और चॉकलेट भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को गंभीर, संवेदनशील होकर ध्यान से सुने और त्वरित निस्तारण भी कराएं, जिससे किसी को भी परेशान ना होने पड़े। जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की जिन्हें आवश्यकता है, उनके एस्टिमेट प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। निष्पक्ष रूप से
हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। सीएम योगी ने करीब 200 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुना। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक एक कर सबकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराएगी। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर भी पहुंचे थे। उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को सीएम योगी ने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह लेट हो रहे थे तो ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी कार रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दी। इससे वहां मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। उन्हें देर हो रही थी तो ट्रेन पकड़ने के लिए उनकी फॉर्च्यूनर कार को दिव्यांगों के लिए बने रैंप से चढ़ाकर अंदर घुसा दिया गया। उनके कार तब तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद रही जब तक कि वह हावड़ा अमृतसर मेल में बैठकर रवाना नहीं हो गए। इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। दरअसल प्रदेश के पशुधन मंत्री को हावड़ा अमृतसर मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। मंत्री के यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी कार को रेलवे न्यायालय के सामने दिव्यांगों के लिए बने रैंप पर चढ़ाते हुए सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे एस्केलेटर तक ले जाया गया। उसे तब तक प्लेटफॉर्म पर रोक के रखा गया जब तक कि वहां पंजाब मेल में बैठकर रवाना नहीं हो गए। नियमों के अनुसार केवल पैदल यात्री ही रैंप से होते हुए एस्केलेटर का उपयोग कर सकते हैं, जबकि मंत्री जी के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया। यूपी पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र से हत्या, लूट, डकैती समेत कई गंभीर घटनाओं में अपराधियों की धरपकड़ जारी है। अब तक ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए प्रदेश भर में 3,36,383 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके तहत सड़क किनारे, बाजार, चौराहे पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटनाओं का खुलासा हो रहा है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2023 से ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया था। 10 जुलाई 2023 से पहले 7,73,519 जगह पर 93,878 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। 10 जुलाई से 24 अगस्त के बीच ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 1,89,365 जगह पर लगवाए गए और 3,36,383 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में 32,544 जगह पर 66,343 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से डकैती की 52, हत्या की 17, अपहरण के 12, बलात्कार व छेड़खानी की 8, चोरी की 171 व अन्य 35 आपराधिक घटनाओं में बदमाशों का सुराग मिला और पुलिस ने गिरफ्तारी की। मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे शहीद चौक पर पिछड़ा मोर्चा की बैठक हुई। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामप्रवेश राजभर ने इस बैठक की अध्यक्षता की और कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप सभी लोग क्षेत्र में लग जाएं, क्योंकि 5 सितंबर को मतदान है और हम सभी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भारी मतों से विजय बनाने के लिए लोगों के लिए वोट की अपील करेंगे और लोगों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों के बारे में लोगों को बताना है। भाजपा कार्यकर्ता संतोष विश्वकर्मा ने कहा कि दारा सिंह चौहान समाज के बहुत बड़े नेता है और उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत कार्य किए हैं। जब सरकार में वह मंत्री थे, घोसी का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ही कर सकते हैं। ये घोसी उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में 14 से लेकर अब तक पिछड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले गए हैं और इस बार फिर पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कमर कस लिया है कि घोसी के पिछड़े एक होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दारा सिंह चौहान जी को जिताने का काम करेगी। हरिद्वार और नरौरा डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा खतरे के बिंदु को पार कर चुकी है। गंगा किनारे बसे 11 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बुधवार को 15 परिवारों को गांवों से बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। वहीं जिलाधिकारी विशाखा जी ने गांवों का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि लोगों के घरों तक राशन और दवा की होम डिलीवरी की जाए। गंगा नदी पिछले एक सप्ताह से उफान पर है। गंगा बैराज पर हर दिन हरिद्वार और नरोरा से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। बुधवार को गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। तेज बहाव के कटान से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अभी तक 4 गांव ही प्रभावित थे, लेकिन मंगलवार रात जलस्तर बढ़ने से 7 गांवों में पानी घुस गया है। फसल के अलावा घरों तक पानी पहुंच गया है। चैनपुरवा, भोपाल का पुरवा और भगवान दीनपुरवा में हालात खराब हैं, जहां के परिवारों को काशीराम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने राहत शिविर के निरीक्षण के दौरान पीड़ित परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया, मेडिकल हेल्थ किट भी उपलब्ध कराई। परिवारों को खाना, पानी समेत अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। अपस्ट्रीम में भोपाल का पुरवा, बनियापुरवा, भगवान दीनपुरवा, धल्लापुरवा, गिन्नीपुरवा, लक्ष्मणपुरवा और भरतपुरवा में पानी घुस चुका है। डाउनस्ट्रीम में पानी चैनपुरवा, धर्मखेड़ा, दिगिनापुरवा और पहाड़ीपुर में पानी पहुंच चुका है। लगातार जलस्तर बढ़ने से गांवों का संपर्क सड़क मार्ग से टूट गया है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर अभिनव गोपाल को आवागमन के लिए ट्रैक्टर और नाव का प्रबंध कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जलस्तर की 24 घंटे निगरानी की जाए। बैराज में पानी का प्रेशर कम करने के लिए सारे गेट खोल दिए गए हैं। बुधवार को बैराज से शुक्लागंज की ओर 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। इसी वजह से शुक्लागंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 113.13 मीटर रहा है। नहीं, देखिए अभी लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सिंचाई विभाग की तरफ से भी, राजस्व विभाग की तरफ से भी निगरानी रखी जा रही है। जलस्तर जहाँ जहाँ बढ़ रहा है और जहाँ पे जो अप्रोच रोड है वो कट ऑफ हो रहा है, वहाँ पे या तो आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था या ट्रैक्टर की व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र जिनके अप्रोच रोड में पानी आ गया वहाँ पे जैसे खाने पीने के सामान गांव तक पहुंच सकें, ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि सामान लेने के लिए लोगों को दूसरे मजरे में नहीं आना पड़े। तो चूँकि राशन का वितरण उसी मजरे में कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के साथ इसके परकोटा में बनने वाले मंदिरों के निर्माण की भी तैयारी की जा रही है। परकोटा में गणेश, सूर्यदेव, मां जगदम्बा, महादेव आदि देवी देवताओं के मंदिर बनने हैं। भगवान महादेव के मंदिर के लिए नर्मदेश्वर महादेव का विशाल शिवलिंग अयोध्या पहुंच गया है। महंत अवधूत नर्मदानंद बापू 4 फुट ऊंचे और 6 क्विंटल वजन वाले इस शिवलिंग के साथ ओंकारेश्वर से 5 दिनों की यात्रा कर मंगलवार को अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचे। शिवलिंग को उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दिया है। महंत अवधूत के मुताबिक यह महादेव नर्मदा नदी से प्रकट हुए हैं, जिनको शिवलिंग का आकार देने में 3 महीने का समय लगा है। यह सौभाग्य की बात है कि प्रभु राम के इष्ट देव भगवान महादेव के शिवलिंग को राम मंदिर परिसर में स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। विशाल शिवलिंग के कारसेवकपुरम में पहुंचने पर चंपत राय ने इसका विधान से पूजन और रुद्राभिषेक किया। फिलहाल नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग को कारसेवकपुरम में रखा गया है। नर्मदेश्वर महादेव के इस शिवलिंग का निर्माण करने वाले मूर्तिकार मिश्री लाल शाह ने बताया कि यह नर्मदा नदी के किनारे मिला था। इसे शिवलिंग के रूप में गढ़ने में 3 महीने का समय लगा है। मधुकलर के शिवलिंग की विशेषता है कि इस पर किसी तरह के निशान नहीं है। अपनी दिव्यता के चलते यह राम मंदिर क्षेत्र के परकोटा में बनने वाले मंदिरों में आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक नर्मदा नदी से निकाल कर लाए गए नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग का यहाँ के मंदिर परिसर में देवी देवताओं के बनने वाले मंदिरों में उपयोग करने के लिए ट्रस्ट विचार करेगा। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना स्थित शहीद चौराहे पर मिशन चंद्रयान 3 पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने आतिशबाजी व तिरंगा लहराकर भारत माता की जयकार लगाते हुए जश्न मनाया। व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के गौरवशाली वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। एवं युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार कश्यप ने कहा कि विश्व का पहला देश भारत जो इतिहास रचा है, यह काबिल तारीफ है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की जा रही है। यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई क्षेत्रों में हुआ है जहां भारत ने इतिहास रचा है। इस दौरान व्यापारी नेता ईश्वर दयाल सिंह सेठ और उमाशंकर सिंह, अनमोल साहू, रमेश मौर्य, दीपक राजभर उर्फ सोनू, आनंद गुप्ता, गोल्डी गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, अरुण साहू, वीरेंद्र कुशवाहा, सोहन गुप्ता, दीपू विश्वकर्मा, सिंधु कमल चौरसिया, विनोद सोनकर, फौजदार विश्वकर्मा, राहुल गुप्ता समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
आजमगढ़ के कॉलेज में चंद्रयान 3 को लेकर छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस संबंध में जब शिक्षिकाओं से बात की गई तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। निश्मा गर्ल्स इंटर कॉलेज में चंद्रयान 3 को लेकर जब वहां की शिक्षिकाओं से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है और जिस तरह से वैज्ञानिकों ने देश का झंडा वहां फहराया, इसको लेकर हम लोगों में काफ़ी खुशी है और इस खुशी को शब्दों से बयां करना मुश्किल है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है और जो सफलता मिली है अब तो हम अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं सकते। हम लोग तो खुद ही तालियां बजाने लगे और इतना ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे जब वो लैंड हुआ। और सबसे ज़्यादा तो हम उस टीम को, इसरो की उस टीम को, वैज्ञानिकों को बधाई और धन्यवाद देना चाह रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े कार्य को बहुत सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और भविष्य में उनसे और बहुत सारी हम लोगों की इच्छाएं जुड़ी हैं कि वो और बहुत सारी उपलब्धियां पाएंगे और उन्हीं को, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद के पात्र है वो लोग। इतना तो शब्द ही नहीं है कि क्या बोले उनके लिए, क्या कहें। और उनकी टीम ने जितना वर्क किया है। चंद्रयान 3 हम पूरे भारतवासियों के लिए, जो ये भारतवर्ष का चंद्रयान 3 जा करके कल चंद्रमा की सरफेस पर उतरा है सफलतापूर्वक, इसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है कि किस तरह लैंड करना। सभी सारे बच्चे विद्यालय के सारे बच्चे, सारी शिक्षिकाएं, हम सारे लोग यहाँ बैठे थे और हम लोग उस समय अपने आप में प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा देश का ये चंद्रयान सफलतापूर्वक वहाँ उस दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला चंद्रयान बने और पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड कायम करे। और इसके लिए जितने भी इस विश्व के जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का पूरा टीम वर्क ये बधाई का पात्र है। और हम लोगों के लिए तो ये मतलब बोल नहीं सकते हैं शब्दों में कि ये क्या है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला कल का दिन है। चंद्रयान जो है हमारे यहाँ, हमारे भारत का बहुत बड़ा उपलब्धि, चंद्रयान 3 जो है हमारे भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है। बहुत ही हम लोग उत्सुक हुए और बहुत से उत्साहित हैं। कल हमारे पूरा स्टाफ शाम तक बैठा रहा और उसको देखता रहा क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। और आज प्रार्थना सभा में बच्चों को भी फिर से बताया गया, दोबारा बताया गया क्योंकि कुछ बच्चे कल नहीं आ पाए थे। छात्रों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला इसको लेकर? उसका तो सर बयान ही नहीं कर सकते हैं हम लोग। जब हम लोग के अंदर इतना हो रहा, बच्चे तो और उत्साहित होंगे। उनको तो आगे चल के अपने देश का भविष्य, वही सब तो बच्चे ही तो हैं। उन सबको देख के बहुत अच्छा लगा। बांदा सीजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रदर्शन किया। इसी क्रम में बांदा जिला इकाई ने भी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि कैग रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण से लेकर के आयुष्मान योजना और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में भारी हेराफेरी उजागर हुई है। कैग की रिपोर्ट में जिन बिंदुओं को उजागर किया गया है उन सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इन घोटालों का खुलासा किए जाने की मांग करती है। भारतमाला प्रोजेक्ट किया गया है, इसमें जो महाघोटाले हुए, जो कई सीएजी ने कई घोटाले खोले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का घोटाला, भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 करोड़ का घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट में अथॉरिटी में ठेकेदारों ने लगभग 19 करोड़ 75 लाख का घोटाला, आयुष्मान योजना में एक ही नंबर पे 19 लाख लोगों के नाम है वो घोटाला, NHI में जो टोल है उस पर उल्लंघन में करोड़ों का घोटाला किया गया। इन्हीं सब घोटालों के विरोध में हम लोग आज जिलाधिकारी माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इन घोटालों की, क्योंकि सीएजी से जांच हो चुकी है, घोटाले साबित हो चुके हैं, इसकी जांच कराई जाए और जो इसके जिम्मेदार हों उनको जो यथोचित सजा हो वो मिलनी चाहिए। इनकी जांच जरूरी है। आप देख रहे हैं बराबर की जब से मोदी सरकार आई है घोटाले तो खोलते हैं लेकिन जांच कभी नहीं होती है। आखिर क्यों? इनकी जांच कराई जाए, हम लोग जांच की मांग करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की विवादित टिप्पणी पर यूपी के बांदा में
यादव समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिल भारतीय यादव महासभा ने आज बांदा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यादव महासभा के लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने यादव जाति पर जो विवादित बयान दिया है वह आपत्तिजनक और अभद्र है, जिसकी वह निंदा करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से यादव समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाना जरूरी है। तो अभद्र टिप्पणी की गई है तो माननीय राज्यपाल महिम जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि उक्त प्रकरणों को मद्देनज़र रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि उक्त व्यक्ति को संरक्षण न देते हुए इस पर निश्चित रूप से टिप्पणी होना चाहिए और इसकी पार्टी ही समाप्त कर दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिसको अमर्यादित शब्दों का ज्ञान न हो उसे पार्टी चलाने का कोई अधिकार नहीं है और सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो हमारी इस सरकार से भी मांग है और माननीय राज्यपाल जी से भी मांग है कि ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बांदा के कालू कुआं स्थित एक देवी मंदिर से धातु की देवी मूर्ति चोरी हो गई। सुबह करीब 4 बजे क्षेत्र की महिला मंदिर में पूजा करने पहुंची तो देवी मूर्ति गायब देख आसपास के लोगों को बुलाया गया। स्थानीय चौकी पुलिस को सूचना दी गई। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मंदिर के चैनल में ताला लगा था। आशंका जताई गई कि चैनल में स्पेस अधिक होने से अंदर घुसकर मूर्ति चोरी की गई है। बता दें कि लालकुआ चौराहा सुंदरीकरण और चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। यहाँ स्थित हनुमान मंदिर थोड़ा पीछे विस्थापित किए जाने का कार्य चल रहा है। चोर सिर्फ धातु की मूर्ति ले गए जो कि काफी प्राचीन और कीमती बताई जा रही है। यहाँ की मूर्ति चोरी चली गई 3 बजे रात। अच्छा, कैसे क्या हुआ? 3 बजे रात लाइट नहीं थी और जो बगल में रहती है वो लेटिंग कर रही थी। कुछ भट की आवाज आई जैसे मूर्ति कड़ी लगा हुआ भट टूटी है। वो लेटिंग बैठी थी जब तक वो कपड़े पहन के नहा के आई उसके जान में कि मेरा मकान बन रहा तो कोई मतलब ईटा गिरा है गाली गिर गई वो नहीं समझ पाई। जब तक बाहर निकली है हाथ जोड़ निकली है मूर्ति ना थी वहाँ पे। कितने साल पुरानी मूर्ति है? ये करीब 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी हो गई मूर्ति? हाँ 3 पीढ़ी हो गई। तो कितनी कीमत रही होगी ये पता नहीं। और जहाँ भट्ट बोला तो मकान की लाठी मोड़ देवाल गिर गए। भाई पानी भरा है मोड़ करना तो मकान मोड़ देवाल गिर गए। और जब मैं बाहर निकली कपड़ा पहन के कि मैं माता रानी के दर्शन करूँ तो मैं हल्के के आई तो देखिए तो मैं कुछ लाई तो मैं सबके बाद दरवाजे बड़बड़ा तो गुहारी मारा तू। अच्छा, चली गई उसी समय लगभग 3-4 बजे आप उठी आप? मतलब ये लग रहा है कि कोई काम कर रहा होगा अपना अंदाजा नहीं मिल पाया होगा। बांदा में नए नोटों की कालाबाजारी हो रही है। 10 की गड्डी 1500 और 20 की गड्डी 2800 रुपये में मिल रही है। मुख्य ब्रांच स्टेट बैंक में कैश टेस्ट है जहां पर नया नोट रखा जाता है और लोगों को शादियों के लिए एक काउंटर बना रखा गया है, लेकिन उस काउंटर में अब नोट नहीं दिए जा रहे हैं। अब यह नोट बांदा के सराय स्थित कई दुकानों में ओपन मार्केट में मिल जाएंगे। बबेरू विधायक विशंबर यादव ने रिजर्व बैंक के गवर्नर और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी मिनिस्टर को ट्वीट करके पूरा मामला संज्ञान में लाते हुए जांच की मांग की है। यह बबेरू विधायक विशंबर यादव ने लगाया है। जो समाजवादी पार्टी बहुत सारे लोगों ने उनसे जाकर शिकायत की और यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक का खजाना कैश टेस्ट में नोट रखने की व्यवस्था है। इस मामले में शालिनी पटेल नेता ने भी बांदा की जनता की आपबीती सुनी और किस तरह से बैंक वाले और प्राइवेट दलाल मिलकर जनता को लूट रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा बांदा के चीफ मैनेजर के पास के मैनेजर ने अपनी सफाई देते हुए खूबसूरती से आरोप को दरकिनार कर दिया। मैनेजर सरोज कुमार ने ऑन कैमरा यह बताया कि हमारे बैंक से कालाबाजारी हेतु नया नोट नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक से डायरेक्ट आता है और आरबीआई के यहाँ खजाना है और नोटों का वितरण सारे बैंकों को जाता है। जो हमसे लिंक ब्रांचेज हैं उनके पास जाता है और काउंटर पे जितने भी कस्टमर आते हैं आप किसी समय दबिश दे करके देख लीजिए, काउंटर पे नई नोट ही वितरित होती है और कभी भी जिनको ज़रूरत है शादी ब्याह उनको उनके आवश्यकता अनुसार जितना उपयुक्त है उतना गड्डी उनको प्रदान की जाती है। बाज़ार में कहाँ से नोट आ रही इसके बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ब्रांच से जो चेस्ट मेरी ब्रांच है यहाँ की मेरी जिम्मेदारी है। मार्केट में किसी भी तरह के यहाँ से नोट नहीं जा रहा है। जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में एक अलग
काउंटर बना रखा गया है पुराने नोट बदलने का, अपनी ज़रूरत के लिए नए नोट लेने का, जिसमें आप अपने खाते से या नोट जमा करके नए नोट ले सकते हैं। लेकिन नहीं, काउंटर से नहीं दिए जा रहे नोट। काउंटर से तो केवल बिचौलियों को और दलालों को दिए जा रहे हैं, जिसमें भारी मुनाफा कमाया जा रहा है नई गड्डियों के द्वारा। मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर से मांग करूंगा कि तत्काल यहाँ की जांच करा करके दोषी लोगों को दंडित करें और जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों को नई करेंसी उपलब्ध कराएं। चूँकि शादी ब्याह का मौसम भी आगे आने वाला है, सीजन भी आगे आने वाला है, लोगों को नए नोटों की ज़रूरत पड़ती है, नए नोटों को उपलब्ध कराएं। चंदौली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ठगी करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग होम क्रेडिट कार्ड फाइनेंस कंपनी से उपभोक्ताओं का डाटा चोरी कर लोन के माध्यम से ठगी करते थे। ठगी के माध्यम से 70,000 रुपये की 2 मोबाइल बरामद हुए। चेकिंग में चारों अपराधियों से 55,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इन पर IT एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चारों चोर मुगलसराय थाना क्षेत्र के हैं। पुलिस ने इन्हें रेलवे VIP गेट से गिरफ्तार किया है। इसमें 3 मुकदमे इन पे दर्ज हैं और अभी टीम ने 14 इस तरह के फ्रॉड निकाले हैं, जिसमें लगभग 4.5-5 लाख की धनराशि का इनके द्वारा अलग अलग कस्टमर से गबन किया है। और इस तरह के और भी शिकायतकर्ता हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो पुलिस से संपर्क करके पुलिस को अवगत करा सकते हैं। जो हमारी टीम है, इसको मेरी तरफ से 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।